Welcome to MOOCs Study. This is a video for class 8 Concise Physics Selena publication. In this video we will discuss about chapter number 3, force and pressure. What is force and what is pressure? We will study about these two parameters. What are these two quantities? It is given there is a theme. What is the theme for this chapter is? What is the meaning of this theme? The theme is given here. It is a summarization of the whole chapter. What we get to know in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे ये उसके बारे में पूरा एक समराइज वे में इन्होंने बता दिया है आपको कि आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे और इसकी क्या थीम है और हमसे क्या सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो इसमें हम फोर्स के बारे में सीखेंगे। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो वो यहाँ पे मेंशन है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। और सॉलिड लिक्विड गैसेस जो हैं वो कितना प्रेशर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसी भी बॉडी पे उसके बारे में पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। और इस चैप्टर में यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू। आपको क्या सीखने को मिलेगा? तो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे भी पॉइंट लिखा हुआ है। आप टर्निंग इफेक्ट, जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है वो डेली लाइफ में क्या है उसके बारे में पूरा हम सीखेंगे। यहाँ पे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दे के देखेंगे फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, उसका टर्निंग इफेक्ट क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। फोर्स के यूनिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम सॉल्व करेंगे फोर्स से रिलेटेड। प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर के यूनिट्स देखेंगे। प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे। उसके बाद लिक्विड जो प्रेशर लगाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ एक्सपेरिमेंट होगा जिससे हम सीखेंगे कि प्रेशर कैसे लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, कैसे गैसेस प्रेशर लगाती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम और दिया हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम मेन चीज़ क्या है जिस पे हम फोकस करेंगे, क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम पुराने कॉन्सेप्ट जो हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं फोर्स से रिलेटेड या प्रेशर से रिलेटेड, हम उनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद नए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। टर्निंग इफेक्ट के बारे में कैसे से पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बारे में कैसे से पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्निंग इफेक्ट एंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। टर्निंग इफेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें, वो हम सीखेंगे क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स करता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कैलकुलेशन होगा इससे रिलेटेड, इसमें हम वो सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन करना है। प्रेशर जो लगता है कि या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स अगर है तो वो क्या प्रेशर एग्जर्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स की वजह से क्या प्रेशर आता है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर में। और प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रेशर और फोर्स के रिलेटेड है वो हम इसमें पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे मूव करते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दे सकते हैं और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ओवरव्यू लिया है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दिया गया है। ऑब्जर्वेशंस होंगे, एनालिसिस होंगे जिससे फोर्स और प्रेशर के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल है, चिल्ड्रन रीजनिंग एज वाई इज ईजियर टू हैमर अ शार्प पिन रिस्पेक्टिव टू द ब्लंट पिन। मतलब एक एग्जाम्पल है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हैमर से एक नुकीली पिन को ठोकना ज़्यादा आसान होता है, बल्कि नुकीली पिन या नुकीली कील जो होती है जिसकी एज शार्प हो उसको दीवार पर ठोकना या किसी चीज़ पर ठोकना आसान होता है, इफ विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसी कील हो जिसकी नोक टूटी हो या ब्लंट हो आगे से, उसको ठोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इससे क्या होता है और क्या पढ़ेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें मेन पढ़ना है इस चैप्टर में वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, वो हम पढ़ेंगे। प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डिफिनेशन, उसके यूनिट्स और कैलकुलेशन क्या होता है प्रेशर का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, इससे प्रीवियस जो आपके क्लासेस थे उसमें भी आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। अब उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आपका वो कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे फोर्स है क्या।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, वी हैव रीड दैट अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी। वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को मूव नहीं करती या उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, अगर कोई बॉडी कहीं पर रखी हुई है और सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को मूव नहीं कर रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बॉडी रेस्ट पे है या स्टेशनरी है। वेयर एज अ बॉडी विच चेंजेस इस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन और इन अ मूविंग बॉडी। अब अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में है या मूविंग बॉडी है। A force is the cause, push or pull, which tends to result in movement or change in the size or the shape of the body. फोर्स क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है नहीं ना। फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है जो कि कोशिश करता है किसी भी बॉडी को मूव कराने की। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराने की कोशिश करेगा, और बॉडी अगर स्टेशनरी नहीं है या बॉडी मूविंग है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। या अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है, उस बॉडी के शेप और साइज दोनों को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ है ये होती है फोर्स। फोर्स क्या है आपका, पुश और पुल, विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज इन द साइज ऑफ द शेप। अ फोर्स व्हेन अप्लाइड एज अ पुश और पुल ऑन अ स्टेशनरी बॉडी which is free to move can produce a motion in it, and if it applies on a moving body it can change the speed of the motion of the body। अगर पुश और पुल हम किसी स्टेशनरी बॉडी पे लगाते हैं, स्टेशनरी बॉडी क्या है, जो बॉडी रुकी हुई है वो कहलाती है आपकी स्टेशनरी बॉडी। तो उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं या पुश और पुल लगाते हैं तो वो कोशिश करेगा उस बॉडी को आगे बढ़ाने की, कि बॉडी बढ़ जाए। और अगर वो बॉडी ऑलरेडी मूविंग बॉडी है तो कोई कोशिश करती है, फोर्स क्या कोशिश करेगा, फोर्स कोशिश करेगा उस बॉडी को रोकने की, या तो उसकी स्पीड को स्लो करेगा, या हो सकता है अगर पुश दे रहे हैं बॉडी मूविंग में तो बॉडी और तेज चलने लगेगी। दैट इट कैन स्पीड अप स्लो डाउन द मूविंग बॉडी, और इट कैन चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी मूविंग में है और आपने पुश लगाया तो आप उससे क्या करते हैं, उस बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन, मतलब वो बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसको दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। Similarly, the shape or size of a non-rigid body can also be changed by applying the force। अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी है, मतलब ठोस बॉडी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। However, if an object does not move on the application of the force or its size and shape does not changes, then in the language of the physics, we say that the force is applied is not fruitful। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना वो मूव कर रही है ना उसका शेप साइज बदल रहा, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं जो फोर्स आपने अप्लाई करी वो फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल का मतलब ये है कि वो फोर्स काफ़ी नहीं है उस बॉडी को मूव कराने के लिए, हमें और फोर्स लगाना पड़ेगी तभी उस बॉडी में चेंजेस आएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि दीवार है, जैसे आपके घर की वॉल है, आप उसको धक्का देने की कोशिश करिए, आप उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा, वो हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से, ना उसका शेप चेंज होगा ना उसका साइज चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप जो उसमें फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट है, उसको चाहिए ज़्यादा, तो वो फोर्स फ्रूटफुल नहीं है। ज़्यादा अमाउंट में अगर फोर्स लगाएंगे तो दीवार गिरेगी या हिलेगी अपनी जगह से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे, अ ग्रास रोलर इनिशियली एट रेस्ट व्हेन पुल्ड बिगन टू मूव। एक ग्रास रोलर है कोई, वो रेस्ट पे है और जब उसको आप खींचेंगे तो वो चलने लगेगा। तो आपने कौन सी फोर्स लगाई, पुल करा उसको, उस पर आपने फोर्स लगाई और आपने उसको खींचा तो वो चलने लगा। अ फील्डर व्हेन कैचेस अ बॉल स्टॉप्स द मूविंग बॉल। अगर कोई फील्डर है किसी बॉल को पकड़ लेता तो बॉल रुक जाती है, तो इसका मतलब क्या, बॉल एक मूविंग बॉडी थी, मोशन में थी, तो फोर्स लगा के आपने उसको बॉल को रोक लिया तो वो बॉडी रुक गई। मूविंग कार स्लो डाउन ऑन अप्लाइंग ब्रेक ऑन इट। अब कोई कार आपकी मूव कर रही है, आप जब ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकना चालू कर देती है, स्लो हो जाती है। तो क्या हो रहा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक मोशन में कोई बॉडी है, आप उसको फोर्स लगा कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुश ऑन अ स्विंगिंग गर्ल स्पीड अप हर स्विंग। अगर जो आपका झूला होता है स्विंग वाला, अगर आप उस पर धक्का देंगे बार बार तो वो तेज़ स्पीड पकड़ेगा। आप अगर उसको पुश करेंगे, धक्का देना क्या, पुश करना यानी फोर्स लगाना, फोर्स लगा रहे हैं तो वो और तेज़ तेज़ झूलने लगेगा। जो भी बैठा है, उस पर बच्चा बैठा, लड़की बैठी है, आप उसको धक्का देते हैं तो वो और तेज़ी से झूलने लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं। अ प्लेयर वन अप्लाइज अ फोर्स बाय हिज हॉकी स्टिक ऑन द बॉल, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस।
कोई प्लेयर हॉकी खेल रहा है और वहाँ पे गेम चल रहा है, बॉल मोशन में है ऑलरेडी, और वो अपनी स्टिक से फिर बॉल पे कस के मार रहा है गोल करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है, पुश कर रहा है, वो इस हॉकी स्टिक लेके उसको पुल कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है कि बॉल की गोल की तरफ जाए। तो ये भी क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है। When force is applied as stretch or squeeze on a body which is not free to move, it changes the size or shape of the body. अगर कोई बॉडी को आप स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं या उसको दबाते हैं और वो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उसका मतलब क्या है, उस बॉडी के अंदर चेंजेस होगा, मतलब बॉडी के शेप और साइज में चेंज होने लगेगा। अगर बॉडी नॉन रिजिड है, रिजिड नहीं है, अगर ठोस बॉडी नहीं है, तो अगर दबने वाली बॉडी है, दबेगी, इलास्टिक जिसको बोलते हैं, अभी आप आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो क्या होगा, शेप एंड साइज को चेंज कर लेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रबर बैंड जो होता है आपका, ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस। अगर आप रबर की स्ट्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। ऑन स्क्यूजिंग अ ट्यूब ऑफ गम इट्स शेप चेंजेस। अब कोई ट्यूब है आपके पास गम का, जिसमें अंदर गम है, आप उसको दबाएंगे तो ट्यूब का शेप बदलेगा। तो ये आपके स्ट्रेचिंग और स्क्यूजिंग के दो एग्जाम्पल हैं। थस वी डिफाइन द फोर्स। अब हम फोर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स इज द कॉज which changes the state of a body, either the state of rest or the state of the motion, or changes the size or shape of the body। तो हमने क्या सीखा कि फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा कॉज है, एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से किसी बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब स्टेट क्या चेंज हो जाता है, या तो अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाती है, और अगर बॉडी रेस्ट में तो वो मोशन में आ जाती है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो रहा, बॉडी फ्रीली मूव नहीं कर सकती, तो उसका शेप और साइज चेंज होने लगेगा। आप किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका शेप बदलने लगेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स में दिया हुआ है आपको, डू यू नो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 सेकेंड। और इसमें स्पीड को यहाँ पे इन्होंने छोटा सा डिफाइन करा आपके लिए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक कोई भी बॉडी 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्पीड। आपने पढ़ा होगा ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है कितनी देर में, 1 सेकेंड में, वो कहलाती है स्पीड। Speed up means more distance travel in 1 second and slow down means less distance travel in 1 second। स्पीड अप का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो तेज़ी से भागने लगेगी, वो तेज़ी से डिस्टेंस को कवर करेगी। और आपने गाड़ी की स्पीड अगर कम कर दी तो वो धीरे धीरे चलेगी और डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगाएगी। तो आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, क्या स्पीड क्या है और स्पीड में चेंजेस कैसे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्स से रिलेटेड, हम बात कर रहे थे, फोर्स से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। पहला है आपका, अ फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज अप्लाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी है, आप उसको दबाएंगे तो वो अपना शेप बदलेगी। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया तो वो लंबा हो गया, खींचने लगा, तो वो अपना शेप बदल रहा है। या इलास्टिक की कोई बॉल है या रबर की बॉल है, आप उसको दबा रहे हैं तो छोटा हो रहा है, वो दब रहा है। तो दब रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मास कम हो जाएगा। मास का मतलब क्या है कि बॉडी अगर आपकी 1 kg की है, मान लेते हैं 1 kg की है, और वो सर्कुलर शेप में यानी स्फेरिकल शेप में एक बॉल है आपके पास, ये 1 kg की आपके पास एक बॉल है, और आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने 3 तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो बॉल का साइज कम हो गया, साइज छोटा हो गया, बॉल इतनी सी हो गई, आपकी बॉल आपकी बहुत छोटी सी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 kg से घट के 1/2 kg की हो जाएगी, नहीं, इसका वेट अभी भी कितना है, 1 kg ही रहेगा। तो फोर्स की वजह से वेट या मास कभी भी कम नहीं होता। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, फोर्स की वजह से बॉडी का मास कम नहीं होता। तो ये आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट सी अ फोर्स, हाउएवर वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स को हम देख नहीं सकते, ये आप भी समझ लो, फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि वो इफेक्ट क्या डाल रही है किसी बॉडी में, फील कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉल थी आपके सामने, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं दिख रहा, लेकिन जो एंड रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, उसका इफेक्ट, बॉल का साइज छोटा हो गया, बॉल दब गई।
तो ये है फोर्स का इफेक्ट। इफेक्ट देख सकते हैं लेकिन फोर्स को फील नहीं कर सकते। जैसे कि आप दीवार पर धक्का लगा रहे हैं तो आपके बॉडी में पेन होने लगेगा, हाथ में दर्द होने लगेगा। क्यों? वो जो वॉल है वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, तो आपके हाथ पे फोर्स लगा रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। आपको पता कैसे चल रहा? फील हो रहा है कि आपके हाथ में दर्द होने लगा। तो हम लोग फोर्स को फील कर सकते हैं या उसका इफेक्ट देख सकते हैं। अ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, फोर्स को जब भी दिखाया जाता है तो एक मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का और एक डायरेक्शन होता है। ये क्या होता है इसे हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि फोर्स को हम लोग हमेशा एक एरो से डिफाइन करते हैं। ये एक एरो होती है, इससे हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मैंने आपको दिखा दिया कि एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिधर आपकी एरो है। तो इसमें 10 क्या है? 10 आपका मैग्नीट्यूड है। 10 होता है मैग्नीट्यूड। न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। 10 आपका मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो का हेड है, ये जो हेड आपको देखने को मिल रहा है, ये हेड आपका डायरेक्शन दिखाता है। तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो से फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एरो की लेंथ होती है, ये जो लेंथ है आपकी एरो की, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये 10 को रिप्रेजेंट करेगी। जो 10 न्यूटन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो लेंथ होती है, लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द एरो। एरो की लेंथ फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। और एरो का जो हेड होता है वो बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। एक एरो हम बना के दिखाते हैं कि ये फोर्स इधर की तरफ लग रही है, यानी इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। और जो 10 मैंने लिखा है ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस एरो की जो लेंथ है, जो जितनी भी लंबी वो एरो होगी, वो आपको बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। आई होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। द सिंबल क्या है न्यूटन का? एन है, अभी मैंने आपको बताया था, एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूटन नाम क्यों दिया गया फोर्स की यूनिट को? क्योंकि साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, उन्हीं ने फोर्स को रिसर्च करके फोर्स पे बहुत काम किया था। और फोर्स जितनी भी हम लोग अभी भी पढ़ते हैं फिजिक्स में रिलेटेड, सब उन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं सर आइजैक न्यूटन के। और इसीलिए उनके नाम पे ये न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब बात करते हैं 1 न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स which when applied on a moving body of mass 1 kg in the direction of its motion increases its speeds by 1 meter in 1 second। कहने का मतलब ये है, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जब किसी बॉडी पे हम लगाते हैं जिसका मास 1 kg हो, यानी 1 किलो की कोई बॉडी है मेरे पास, और वो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो उसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर बढ़ जाएगी इन 1 सेकेंड। तो ये कहलाता है 1 न्यूटन। समझ में आया होगा आपको। मान के चलते हैं 1 किलो की कोई बॉडी मेरे पास, 1 केजी की बॉडी है मेरे पास ये, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लेते हैं इसकी कोई स्पीड होगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो इधर से एक फोर्स लगी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, कितनी? 1 न्यूटन की फोर्स लगी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो अब क्या होगा? इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मीटर बढ़ जाएगी, यानी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप तो आपको समझ में आया होगा कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन अगर 1 केजी की कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसका मास कितना है? 1 केजी, और ये मोशन में है और ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। वी हैव रेड दैट आवर अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टूवर्ड्स इट। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी और द फोर्स ऑफ द बॉडी दैट एक्ट ऑन द बॉडी। हमने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ अपनी तरफ जब खींचती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ किसी बॉडी पे लगाती है, तो वो कहलाता है उस बॉडी का वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं। या तो वेट बोलते हैं या उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, तो वो कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या उसको ग्रेविटेशन फोर्स भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही बोलते हैं।
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट अलग अलग होती है अलग अलग प्लेसेस पे, वो डिपेंड करता है। वो आप अपने हायर अभी आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में भी, कि अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग कैसे हो जाता है वेट। अर्थ पे भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा वेट में फ़र्क आ जाता है, इंसान के वेट पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो वेट होता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ अपने लगाती है बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे, तो वो उसका वेट होता है। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं अर्थ पे, वो अलग अलग होती हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स में डिफरेंस होता है। मान लेते हैं कहीं पे 10 न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कहीं पे 9.8 लग रहा है, कहीं पे 7 लग रहा है। जैसे अर्थ पे तो अलग है, आप अगर मून पे चले जाएंगे मून का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। तो हर प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है। At a place, the force of the gravity on the body of the mass is called 1 kg is called 1 kgf। अब क्या कह रहे हैं कि 1 kg की अगर बॉडी है उस पे जो फोर्स लगाती है अर्थ, वो कितना लगाती है 1 kgf। उस फोर्स को क्या कहते हैं 1 kgf और 10 न्यूटन। 1 kgf बोलते हैं या उसको 10 न्यूटन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज अ प्लेस ऑन 0.1 kg मास, थस द यूनिट ऑफ फोर्स kgf इज इतना। मतलब 100 ग्राम की बॉडी पे आप 1 न्यूटन फोर्स अगर लगा रही है ग्रेविटी, अगर आपकी 100 ग्राम की बॉडी है तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी 1 न्यूटन। अगर 1 kg की बॉडी है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स कितना लगेगा 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन आपका कितना होता है 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर आपके पास 1 kg की कोई बॉडी है, 1 kg की कोई बॉडी है, तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाती है 1 kgf फोर्स लगाती है, और उसको हम लोग 10 न्यूटन भी बोलते हैं। और वहीं पे यहाँ पे इन्हीं ने बताया कि अगर 100 ग्राम की कोई बॉडी तो अर्थ कितना वेट लगाएगी। अगर 1 kg की बॉडी पे आपका 10 न्यूटन वेट लग रहा है तो 100 ग्राम की बॉडी को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थ कितना वेट लगाएगी उसके ऊपर 1 न्यूटन वेट लगाएगी। इन अदर वर्ड्स 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट टू होल्ड अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन अवर पाम। मतलब कहने का है अगर 100 ग्राम का कोई मास आप अपने हाथ पे रखते हैं, वेट 100 ग्राम का कोई मास आप अपने पाम के ऊपर रख रहे हैं, तो आपके ऊपर कितना लोड लग रहा है अर्थ का 1 न्यूटन लोड लग रहा है। मतलब उतना फोर्स अर्थ आपके हाथ पे लगा रही होगी 1 न्यूटन। अगर 100 ग्राम का, इसीलिए तो आपके हाथ में दर्द होने लगता है। आप किसी चीज़ को थोड़ी देर तक अपने हाथ में रखे रहें तो दर्द क्यों होने लगता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है आपके ऊपर। अगर 100 ग्राम का वेट है तो उस हिसाब से लगेगा, अगर 10 किलो का वेट है तो उस हिसाब से लगेगा। और 1 kgf को प्रिसाइजली अगर एक्यूरेट बात करें, एक्यूरेटली 1 kgf किसके बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। अगर एकदम एक्यूरेट बात करें, ये आपका नियरली वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेशन में ली जाती है, और एक्यूरेट वैल्यू क्या है आपकी 9.8 न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है डू यू नो का। इसमें मेंशन है अ बॉडी इन विच द इंटर स्पेसिंग बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी, एंड इफ चेंजेस द बॉडी इज कॉल्ड अ नॉन रिजिड बॉडी। मतलब कहने का है कि कोई बॉडी है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं है और वो चेंज नहीं हो रही, यानी वो बॉडी ठोस है। मान लेते हैं आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसको दोनों हाथों से दबाइए तो वो ठोस है ना, सॉलिड है बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं दबेगा। तो इसका मतलब वो क्या है, रिजिड बॉडी है। और नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है, आपके पास रबर है, रबर का टुकड़ा है, आपका इरेजर है, जैसे पेंसिल आपका इरेजर है, आप इरेजर को दबाएंगे तो दबेगा, वो दबेगा ना, शेप उसका चेंज होगा, तो वो क्या है आपका नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, जो ठोस बॉडी होती है उसको बोलते हैं रिजिड, और जो दब जाती है बॉडी उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिजिड। रिजिड बॉडी जो होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं ये एक बॉडी है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको मैं बताता हूँ, ऐसे करके एक है बॉडी आपके पास स्क्वायर शेप में, तो इसके जो ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पैक्ड है, ये नियरली पैक्ड है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। जब इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो जब आप इनको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दबेंगे नहीं, ये ठोस बॉडी। और ऐसी कोई और बॉडी हो जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जब इनको दबाएंगे तो ये इधर खिसक आएगा ना, तो वो दब जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन रिजिड। और जो रिजिड होती है वो दबती नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द रिजिड बॉडी कैन कॉज ओनली चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी, बट द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द नॉन रिजिड बॉडी कैन कॉज बोथ चेंजेस इन शेप एंड मोशन।
अब अगर ठोस बॉडी है और वो दब नहीं रही, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या करेगी, अपनी जगह से खिसक जाएगी, तो मोशन आ जाएगा उसके अंदर। और नॉन रिजिड बॉडी है, आप उसको दबा रहे हैं तो वो दबेगी भी और खिसकेगी भी, तो वो दोनों काम करती है। उसमें क्या होता है, शेप और साइज भी बदलता है उसका, और मोशन भी करती है नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मोशन करती है। आई होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पार्ट 1 था, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।